मित्रों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह जो है आज भी हम इस 16 नंबर के प्रैक्टिस सेट को जो है हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। उससे पहले एक विनम्र निवेदन है मित्रों कि हमारे जाब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है आपका, पत्थर उपकरण तकनीक जो है एसुलियन जो है किस वनमानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पत्थर उपकरण की तकनीक जो एसुलियन कहलाती थी वो किस मानव प्रजाति द्वारा जो है विकास में लाई जाती है, विकसित की जाती है। क्या उस मानव का नाम होमो सेपियंस था या होमो हैबिलिस था या होमो इरेक्टस था या होमो जॉर्जिकस था। तो बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि होमो इरेक्टस के जो औजारों में है जो दोस्तों विविधता के साथ साथ काफ़ी परिष्कार देखने को मिलता है। परिष्कार का मतलब सुधार देखने को मिलता है। वे दुधारी हथकुटार तथा तेज धार वाले काटने के औजार वाली संस्कृति के प्रणेता कहे जाते हैं। मित्रों ओल्डुआई तकनीक से बने थे इनके अनगढ़ औजारों की तुलना में जो है इरेक्टस के औजार काफ़ी परिष्कृत थे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है प्रसिद्ध मध्यकालीन जो स्थल बागोर किस नदी के तट पर है, ये बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या बनास है, बी क्या गंभीरी नदी है, सी खारी नदी है या डी नंबर जो है कोठारी नदी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मध्यकालीन का जो पूरा स्थल बागोर है, बागोर जो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, ये जो है पूरा पाषाण काल का स्थल है मध्यकाल का, जो कोठारी नदी में पड़ता है, जो झील राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर स्थल है जो कोठारी नदी के तट पर है। यह स्थल जो दोस्तों है बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर बसा है। इसका जो उत्खनन कार्य है वो वी.एन. मिश्र ने डॉक्टर एल.एस. लेस्विक और डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया था। आगे हल करते हैं दूसरा प्रश्न अपना। चलिए बढ़ते हैं, यह है अगला दूसरा प्रश्न अपना। निम्नलिखित में कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। ये पशु दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा ऐसा पशु था जो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था, उसका नाम बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या ए सही होगा यानी जिराफ, या हाथी, या कंगारू, या सियार। तो बताना है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो हाथी है वो जो है पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर मित्रों 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिसमें चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता और भैंसा विद्यमान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। समाधान संबंधित है, किससे संबंधित है, पूर्व हड़प्पा संस्कृत से या पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृत से या पूर्ण विकसित एवं परवर्ती संस्कृत से या परवर्ती हड़प्पा संस्कृत से। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने टिक कर लिया होगा। जो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता से जो है समाधान एच जो है मिला है। ये उत्तर हड़प्पावर्ती काल से संबंधित है। वही हड़प्पा में दोस्तों सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो दक्षिण क्षेत्र में है जिसे R37 नाम दिया गया है। वो दक्षिण में है, लेकिन ये दोस्तों ये किस में है, ये आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृत से संबंधित है। अगला प्रश्न हल करते हैं। यह है अगला प्रश्न अपना। निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का जो मंत्री नहीं था, ये बताना है।
कौन सा ऐसा इसमें से व्यक्तित्व है जो प्रसेनजित का मंत्री नहीं था? ये बताना है। क्या बंधुल नहीं था, क्या मृगसर था नहीं था, या श्री वृद्ध था नहीं था, या दीर्घ चारायण नहीं संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जो बंधुल था वो प्रसेनजित का मंत्री नहीं था, बाकी जो तीनों हैं ये मंत्री थे। मित्रों, प्रसेनजित जो थे यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का जानते हैं आप उदय हो चुका था। इन महाजनपदों में से 4 महाजनपद जो मगध, अवंती, कौशल और वत्स सबसे महत्वपूर्ण थे। बुद्ध के समय का राजा जो है प्रसेनजित थे, उन्हीं के समय का ये बंधुल मंत्री नहीं था बल्कि तीनों और थे। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न हल करते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है या है, ये बताना है बताइए। क्या जो है स्त्रियों के लिए विनिर्वाण प्राप्त संभव है, था या नहीं, ये आप परीक्षण करेंगे। दूसरा है भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण था या नहीं, यानी अलग मठ बनाए गए थे या नहीं। अब बताना है कि आपका कौन सा इसमें जो है सही होगा, तो बताइए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हैं जो इसमें सही दिए गए हैं। ये कहने का मतलब यह है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो उदित धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इस धर्म में दोस्तों शूद्रों और स्त्रियों की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 600 ईसा पूर्व आते आते जहाँ ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों के अधिकांश अधिकारों को दोस्तों छीन लिया गया था, वहीं बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के अधिकारों की व्यवस्था की थी और उनके निर्माण की व्यवस्था भी की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न दोस्तों। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया था? चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किसने नहीं किया था? ये ध्यान रख लें, नहीं जुड़ा हुआ है। क्या पुण्यत्रात था, या बी नंबर बुद्धयस था, या धर्म यशस था, या शांत रक्षित? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शांत रक्षित जो था चीन में कुमारजीत के बाद जो है बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण का नियंत्रण करता था या नियंत्रित करता था? ये बताना है, यानी कौन सा जो अधिकारी होता था वो अपने ज़िले के संग्रहण को नियंत्रित करता था, ये बताना है। तो क्या समाहर्ता था, या सन्निधाता था, या स्थानिक था, या परामर्शदाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है मित्रों ए हो जाएगा, यानी समाहर्ता जो था अपने ज़िले की संग्रहण व्यवस्था का जिम्मेदार होता था। ठीक है मित्रों, जो सन्निधाता था उसको जानते हैं कि यह राज्य की कोषाध्यक्ष होता था, और जो स्थानिक होता था इसका भी काम अलग था दोस्तों, और परामर्शदाता आप जानते हैं कि यह सलाहकार होता था। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है, ये बताना है। यानी अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें लेखन के आधार पर बताना कि सबसे पुराना कौन सा है। क्या सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ लेख है, या रुम्मनदेही का अभिलेख है, या वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ लेख है, या लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख सही होगा? देखिए मित्रों, ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी 2021 में आया था, और ये लेवल के अनुसार देखते चलें कितने कठिन प्रश्न है, फिर भी इसको टीजीटी में प्रस्तावित किया गया था। तो आइए मित्रों इसको हल करते हैं, कौन सा इसमें सही होगा। तो लेखन के आधार पर देखा जाए तो जो
इसका सबसे प्राचीन स्तंभ लेख होगा वो रुम्मनदेही जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ये है गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। जो गुप्त काल की बोवर पांडुलिपि थी वो किससे संबंधित थी, इसको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जो बोवर पांडुलिपि थी किससे संबंधित थी। नंबर 1 क्या नाट्य शास्त्र से, या नंबर बी आयुर्वेद से, या नंबर सी खगोल शास्त्र से, या नंबर डी गणित से। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी यानी आयुर्वेद से जो है बोवर पांडुलिपि संबंधित थी। ठीक है मित्रों, बोवर या बावर जो लिपि है जो दोस्तों 4वीं-5वीं ईस्वी के प्राचीनतम चिकित्सकीय ज्ञान, आयुर्वेद, शकुन, विचार तथा भविष्य के कथन से संबंधित महत्वपूर्ण खोज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र। प्रश्न है अपना देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, ये बताना है मित्रों। क्या मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में किया गया है, या बाउक का जोधपुर अभिलेख में, या गोविंद दत्ती का राधनपुर अभिलेख में, या पुलकेशिन दत्ती का ऐहोल अभिलेख में। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का जो उल्लेख है वो बाउक के जोधपुर अभिलेख में किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो मिहिर भोज के जो ग्वालियर प्रशस्ति में भी प्रतिहारों की वंशावली दी गई है, लेकिन ग्वालियर प्रतिहार प्रशस्ति की जो शुरुआत है वो नागभट्ट प्रथम से होती है, लेकिन जो बाउक का जोधपुर अभिलेख है वहाँ से जो शुरुआत होती है वो हरिश्चंद्र से होती है। और ग्वालियर के जो प्रशस्ति अभिलेख है इसमें जो है नागभट्ट का अलग उसका हरिश्चंद्र का वर्णन नहीं है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था, यानी कौन सी ऐसी जो मस्जिद थी वो पहली थी भारत में जो प्रथम तुर्की मस्जिद थी, बताना है। बताइए कौन सी सही होगा इसका। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तो जो थी दोस्तों, यह जो थी ये हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन था। इसका निर्माण ऐबक ने कराया, ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान विजय पाने की स्थिति ने करवाया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह प्रश्न अपना अगला रहा। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित तो ये प्रश्न भी देखिए 2021 में टीजीटी में दोस्तों आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इन्हीं साम्राज्य विस्तार के बाद जो है इल्तुतमिश ने उसे संगठित किया, किसको, तुर्कान चहलगानी को, और उसने जो है 40 गुलाम सरदारों के गुट को गठित किया। इल्तुतमिश ने मुइज्जी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए और प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए जो दोस्तों एक शासक वर्ग का जो गठन किया था, जिसमें तुर्कदास और ताजिक चहलगानियों की संख्या जो थी अधिक थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तुर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ज़्यादा सदस्यों की बात है तो हमने बताया कि तुर्क और ताजिक दोनों थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थे दोस्तों वो तुर्कों की संख्या थी। आगे हल करते हैं दूसरा प्रश्न। ये रहा अपना स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक, प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था। क्या वो राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक था, या राजकीय कानून एजेंसी का प्रमुख था, या न्याय का प्रमुख, या महालेखाकार। तो बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी मुशर्रिफ ए मुमालिक जो था उसको महालेखाकार भी कहा जाता था। दोस्तों याद होगा आपको कि वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे, जिनमें जो नायाब वजीर, मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक को विशेष महत्व प्राप्त था। अगला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न अपना।
निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रथम 4 वर्ष में वकील उस सल्तनत का पद किसके पास था? वकील व सल्तनत या प्रधानमंत्री वजीर कह सकते हैं। तो ये प्रारंभ में देखते हैं कि अकबर की समस्याओं को सुलझाने में जो है बैरम खां का हाथ था, तो यही प्रधानमंत्री के पद पर था। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा जो दोस्तों बैरम खां सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बैरम खां सही हो जाएगा ना मित्रों। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। जब शाहजादा मोहम्मद, प्रश्न ध्यान से पढ़िए, जब शाहजादा मोहम्मद कामबख्श ने उसका दायां हाथ काटने का आदेश दिया तो सैफ खान ने कहा कि यह नीच आचरण है। तो सैफ खान कहता है कि यह नीच आचरण है जो तुमने अपनी माँ से पाया है। यह हाथ जिसे तुमने बिना किसी कसूर के कटवा दिया है, इसी ने तुम्हें तीरंदाजी सिखाई थी। किसके संबंध में ये कथन है? तो ये कथन जो है दोस्तों क्या दिलदास बानो बेगम के, या नवाब बाई के, या उदयपुरी बेगम के, या नादिरा बेगम के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी शाहजादा मोहम्मद जब कामबख्श मुगलबाज औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे थे जो उनकी पत्नी उदयपुरी बेगम से पैदा हुए थे, और ये जो उपरोक्त कथन है उन्हीं के संबंध में कहा गया है, क्योंकि उसी ने यानी कामबख्श ने जो है अपने इस माँ के हाथ को कटवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? तो ये आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो आप जानते हैं कि इस बंगाल विभाजन को जो है निरस्त करने का जो काम है वो 1900 कब किया जाता है? तो 1911 में किया जाता है, ये आप जानते हैं ना मित्रों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग थे जो 1910 से 16 तक कार्यकाल थे, और बंगाल विभाजन इन्हीं के समय जो है रद्द हुआ था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है, ये बताना है। तो क्या 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था? सही है गलत? तो ये तो सही प्रश्न है ना, तो इसको देखना है। और फिर देखना है 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये सही गलत, मान लो मिनटो या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मुस्लिम लीग का जो गठन है 1906 में हुआ था, 7 में नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था? प्रश्न है, देखिए दोस्तों, 1949 में संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय सिविल सेवा के जो सदस्यों ने संघ के प्रति देशभक्तिपूर्ण और निष्ठा का व्यवहार किया है, यह किसका वाक्य है? क्या अम्बेडकर का है, या जवाहरलाल नेहरू का है, या महावीर त्यागी का है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का है? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा, प्रयास करिए, अगर नहीं दिया तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जब दोस्तों 1949 में संविधान सभा में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार के अपने पूर्ववर्ती अनुभवों को स्मरण रखते हुए 10 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की बहस में कहा था कि मैं इस सभा के रिकॉर्ड के लिए यह कहना चाहता हूं कि यदि पिछले 2-3 सालों में जो है सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना और निष्ठा से काम नहीं किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं और लास्ट प्रश्न है इस अपने प्रैक्टिस सेट का, जो 16 नंबर था प्रैक्टिस सेट। इसका लास्ट प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। किसने भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में भूमिका निभाई थी? यानी जब भारत विभाजन हुआ था उस समय जो महिलाओं की स्थिति दुर्दशा थी उनको संभालने में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों ये प्रश्न अच्छा है, इसको देख लीजिए क्या इसका सही उत्तर होगा। क्या नायडू सरोजनी नायडू जी ने भूमिका निभाई थी, या सरला देवी चौधरी ने, या सुचेता कृपलानी, या मृदुला साराभाई ने?
तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी मृदुला साराभाई ने जो है विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों इसमें और देख लेते हैं कि मृदुला भाई जो साराभाई थी वह महिलाओं के मौलिक अधिकारों, गर्भपात, तलाक और अवैध संतान जैसे मुद्दों पर राज्य से प्रभावपूर्ण सिफारिशें करती रही थी। कहने का मतलब है कि ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव इन्होंने मतलब तत्परता से काम किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मित्रों ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।